नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। यह केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना चल रहा है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अन्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन सभी विद्यार्थियों को मिल सके। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो नाभिक होता है ऑप्शन ए में दिया है परमाणु के केंद्र में, ऑप्शन बी दिया है परमाणु के बाहर, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है तो नाभिक का आकार होता है, तो ऑप्शन ए में दिया है परमाणु की आकार से बड़ा, परमाणु की आकार से छोटा, परमाणु की आकार के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की आकार से छोटा। जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में होता है तो जाहिर सी बात है परमाणु से इसका आकार छोटा होगा। और नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। तो परमाणु का व्यास निर्धारित होता है, इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा हमें परमाणु संरचना। तो किसी परमाणु में जो नाभिक होता है उसके केंद्र में स्थित होता है और केंद्र यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसका व्यास भी अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसका व्यास कम होगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन द्वारा परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। तो इसका होता है पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, ईटा पर नाचे। इस सूत्र से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ता को याद कर सकते हैं। ईटा पर नाचे, ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टा से होता है जे टॉमसन। अब बात कर लेते हैं ईटा पर नाचे यानी कि पर से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। अब बात करते हैं पर नाचे, ना से होता है न्यूट्रॉन और चे से होता है चैडविक यानी कि इन मूलकणों की खोज करता है। उस सूत्र से आप याद कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणु होता है। दोस्तों परमाणु होता है, ऑप्शन ए दिया विभाज्य, ऑप्शन बी दिया अविभाज्य, ऑप्शन सी दिया अर्धविभाज्य, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु होता है अविभाज्य होता है। परमाणु में मूलतः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अन्य मूलकण पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है नाभिक की त्रिज्या होती है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 10⁻15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी दिया 10⁻13 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया बी एंड सी दोनों। तो जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। यदि हम इसमें जैसे कि जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यदि अब इतना मीटर बराबर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसका मान हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर के। तो बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन में कौन कौन सही होगा। तो ऑप्शन बी होता है, मिल गया, ऑप्शन सी भी मिल गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर के बराबर और 10⁻30 सेंटीमीटर के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस मूलकण का भार हाइड्रोजन के 1/1837वां भाग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन का जो भार होता है वह हाइड्रोजन भार के 1837वां भाग के बराबर होता है। बात कर लेते हैं
न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक। इस आप सूत्र से नीटा पर नाचे याद कर सकते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वह नाभिक के केंद्र में होते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, परमाणु के नाभिक में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीयकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित कण ही होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। ऑप्शन ए दिया है डाल्टन, ऑप्शन बी दिया है जे टॉमसन, ऑप्शन सी बैकुरल, ऑप्शन डी थॉमस ग्राहम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित बैकुरल ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो परमाणु के नाभिक में, तो बात करते हैं परमाणु के नाभिक की। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो पूछा गया परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या तुल्यांकी भार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या Z बराबर होता है N प्लस P। N होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और P होता है प्रोटॉनों की संख्या। बात कर लेते हैं परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होता है वो परमाणु के समस्त कणों का योग होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है वह परमाणु के न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कहलाता है अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो तत्व बने होते हैं अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी BNC। डी ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी BNC। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी परमाणु के नाभिक में परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो पूछा है किसी परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। जैसे किसी तत्व को हम जिस संख्या से दर्शाते हैं, जैसे कोल्ड को देखते हैं 17C35, 17C35 लिखा जाता है कोल्ड को। तो 17 जो होता है परमाणु क्रमांक होता है और जो 35 लिखा जाता है वह परमाणु और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या। तो बात कर लेते हैं, पूछा गया परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन, उस पर कोई आवेश होता ही नहीं है। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी दिया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो पहले जान लेते हैं पहले मूल कण कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य जैसे पॉजिट्रॉन, अन्य जो कण होते हैं सूक्ष्म कण वह मूल कण के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो पूछा गया परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो नाभिक में तो होते हैं न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों वृत्तीयकार मार्ग पे चक्कर लगाता रहता है। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के
चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो पूछा गया परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है वह है इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटॉन है। तो ऑप्शन ए में दिया है भारी हाइड्रोजन का नाभिक, एक मूलभूत कण, धनावेशित कण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रोटॉन धनावेशित कण भी है, एक मूलभूत कण भी है। जैसे मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन मौलिक कण भी है। भारी हाइड्रोजन का नाभिक, यह प्रोटॉन को हम कहते हैं हाइड्रोजन का नाभिक कहते हैं, जिसका सूत्र हम एच से दर्शाते हैं 1H1 से। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कैथोड किरणें बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें बनी होती हैं इलेक्ट्रॉन की, यह किरणें ऋणावेशित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कैथोड किरणों के कुछ महत्वपूर्ण गुण को। तो कैथोड किरणें जो होती हैं यह सीधी रेखा में गमन करती हैं और अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। ये किरणें द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये किरणें जो कैथोड किरणें होती हैं एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को छेद सकती हैं, यानी कि बेधने की क्षमता इसमें होती है। कैथोड किरणें जो होती हैं फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है एनोड किरणें होती हैं। तो एनोड किरणें होती हैं धनावेशित, यह प्रोटॉन निर्मित होती हैं जो धनावेशित होती हैं। अब बात कर लेते हैं एनोड किरणों के कुछ महत्वपूर्ण गुण को। तो एनोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं और मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। और जो होती हैं एनोड किरणें वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। और जो एनोड किरणों का E/m यानी कि आवेश द्रव्यमान का अनुपात होता है वो 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम के बराबर होता है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है ऑप्शन ए उदासीन, तो न्यूट्रॉन होता है उदासीन। धनावेशित दिया है प्रोटॉन धनावेशित होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। बात कर लेते हैं कि आवेशों की संख्या की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और जो धनावेशित होते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की आवेश होते हैं, तो इसके आगे हम प्लस लगाते हैं, लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कैथोड तथा एनोड किरणें विक्षेपित होती हैं। तो ऑप्शन ए दिया है विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन बी दिया चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी दिया विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में, ऑप्शन डी दिया केवल विद्युत क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में कैथोड एवं एनोड किरणें विक्षेपित होती हैं। और जो कैथोड किरणें होती हैं वो वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होती हैं। और कैथोड किरणों की बात करें तो ये किरणें भी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों किरणों में विक्षेपित होती हैं और यह ऋणावेश सिरे की ओर विक्षेपित होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये किरणें धनावेशित हैं, क्योंकि धन ऋण की ओर आकर्षित होता है और ऋण जो होता है धन की ओर आकर्षित होता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 एनोड किरणें की आवेश द्रव्यमान का मान होता है, आवेश द्रव्यमान। तो एनोड यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन तो होगा E/m का मान। तो E/m में लिखेंगे मान होगा 9.579 × 10⁴ कूलम प्रति ग्राम के बराबर होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया है ए, 9.57 × 10⁴ कूलम प्रति ग्राम के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है नाभिक की खोज किसने की। नाभिक की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोहर ने प्रस्तुत किया है अपना, नील बोहर ने परमाणु मॉडल। इसके बाद बोरबरी आते हैं, ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण को समझाते हैं। और रदरफोर्ड ने अपने रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन भी
किया था और उसी में नाभिक की खोज हुआ था। रदरफोर्ड के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कौन कौन सी हैं। तो पहली कमी होती है परमाणु की अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे। दूसरी कमी होती है ये स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं और उनका कोणीय संवेग जो होता है जो एन एच पाई 2 पाई के पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण गुणज का मतलब होता है संख्या एन के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, जैसे रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, तो रेखीय संवेग एम भी हो जाएगा और जब दूरी ले लेंगे तो एम बी आर यानी कि रेडियस त्रिज्या। तो पूछा गया इसमें निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पाई का मान निकाला गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पाई इक्वल होगा एन एच होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम वी आर। यदि हम पाई को इधर हम ट्रांसफर कर दें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पाई इक्वल एन एच होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम वी आर, जहाँ एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और भी इलेक्ट्रॉन का चाल होता है और आर होती है उसकी रेडियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अब बात कर लेते हैं संवेग की। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। पूछा गया दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग मतलब एम वी आर इक्वल होता है एन एच होल डिवाइडेड बाई 2 पाई के। ये होता है लघु वृत्ताकार के लिए, लघु वृत्ताकार के लिए होता है एन एच बाई 2 पाई। यदि दीर्घ वृत्ताकार पूछ लिया जाए तो एन के जगह हमको के लिखना पड़ता है के। तो इसमें हम दे लेते हैं कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो इसमें दिया है कि एच होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यदि क्वेश्चन बदल के यहाँ पर लिख दिया जाए लघु वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन एच बाई 2 पाई होता। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है ऑप्शन नंबर सी के बराबर, यानी कि की एच होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।